सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम स्टेटमेंट्स। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट्स हमको ये बोलता है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास को एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ईच प्रोडक्ट। तो देखो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव masses एंड किसको प्रोपोर्शनल है, एंड रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू इसका मतलब क्या होता है, ये जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस को। तो देख लेते हैं हम इसको। सपोज दैट मान लेते हैं कि कंसिडर वी हैव जनरल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ऐसा मान लेते हैं कि हम ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन कुछ इस तरह से, ये कोई ए है रिएक्टेंट है और बी, ऐसे कुछ दो रिएक्टेंट है हमारे पास, और ये जो ए एंड बी है इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ए एंड बी मिलके हमको कुछ प्रोडक्ट मिलता है, और सपोज दैट मान लेते हैं कि वो प्रोडक्ट हम m+n को ले लेते हैं। ओके, अब यहां देखो m एंड n क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर हम इसकी यहां अगर लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करें तो हमको कुछ इस तरह से मिलता है। देखो हम यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मान लेते कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। ओके, रिएक्शन कैसी है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। रिएक्शन इज लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। ओके, अब इस यहां अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करें तो हमको लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, ये जो रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यह फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हम यहाँ छोटा सा क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इसको कैसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां ले लिया मैंने इसका कंसंट्रेशन, और इसकी पावर में क्या लिखना होता है हमको, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और फिर से एक बार कौन सा है रिएक्टेंट है, दिस इज बी है, तो यहां लिखा बी और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके पावर में। अब क्या करते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट लिख देंगे। तो क्या हो सकता है, देखो जरा, आर एफ इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हट गया तो यहां हमने कांस्टेंट लगा दिया के एफ। ये जो के एफ है ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ ये दोनों स्पीसीज एज इट इज रहेगी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, अब इसी तरह सिमिलरली के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरह से अब मान लेते हैं कि हम ये जो रिएक्शन हो रही है रिवर्स हो रही है। ओके, तो ये जो रिएक्शन है वो मान लेते हैं कि रिवर्स हो रही है, तब हम यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन किसके लिए, फॉर रिवर्स रिएक्शन। अगर रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है, तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ इस तरह से यूज करेंगे। फिर से एक बार क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट जो होता है, यहाँ रेट, और किसके लिए लिख रहे हैं हम, रिवर्स के लिए, तो हम यहाँ छोटा सा स्मॉल आर लिख देंगे। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, अब देखो रिएक्शन रिवर्स हो रही है, इसका मतलब ये हमारे पास अब रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, उल्टा हो गया ना। पहले क्या था, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। जब फॉरवर्ड रिएक्शन थी, अब रिवर्सिबल रिएक्शन है, तब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया।
ओके, अब ये जो रिएक्टेंट है तो क्या लिखना होता है हमको, ये जो रिएक्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ आएगा m, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है स्मॉल m, और दूसरा क्या है उसमें बाजू में स्पीसीज स्मॉल m, और इसकी पावर क्या लिखनी होगी हमको, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल m। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा हमको, कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r इक्वल टू k, और यहाँ लिखेंगे r। तो यहाँ के आर क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज इट इज लिख देंगे हम m उसकी पावर स्मॉल m, यहाँ कैपिटल M उसकी पावर स्मॉल m। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं सेकंड। अब क्या करेंगे हम, ये दो इक्वेशन नंबर 1 और 2, अब सपोज दैट मान लेते कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, या क्या लिखेंगे हम एट इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि RF इक्वल टू RR। ओके, अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ आएगा KF, और यहाँ क्या है ब्रैकेट में, ये उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A, और यहाँ B उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट B इक्वल टू, और इक्वेशन नंबर 2 का देखो जरा क्या है, यहाँ KR, यहाँ आएगा M उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल m, यहाँ आएगा N उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम, रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने पे हमको कुछ इस तरह से मिल सकता है क्या, ये KF एज इट इज रख देंगे, और ये KR इसमें मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ डिवाइडेड में आ जाएगा KR इक्वल टू, यहाँ तो एज इट इज रहेगा m की पावर m n की पावर n, और इसके डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म। ओके, यहाँ A उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A, और यहाँ B उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट B। अब देखो दोस्तों, ये जो KF एंड KR है, KF एंड KR इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं KEQ। EQ का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी जगह हम पूरी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, KEQ इक्वल टू, यहाँ आएगा M उसकी पावर M N, और यहाँ N उसकी पावर N डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है A उसकी पावर A, और यहाँ B उसकी पावर B। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये आपको यहां तक लिखना होगा। तो ये हमारा आखिरी का इक्वेशन है। यहाँ जो KEQ है ये हमारा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस वाले इक्वेशन को क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां तक आपको इस इक्वेशन में लॉ ऑफ मास सेक्शन में लिखना होता है। तो यहां से स्टार्ट करना है आपको। तो यहां खत्म करना होगा। तो बस यही लॉ ऑफ मास सेक्शन। आई होप कि लॉ ऑफ मास सेक्शन आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो पे हर फुल स्टॉप। तब तक के लिए फिर ऑल द बेस्ट।